हम्म, आज के इस गहन विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो मतलब सीधे हमारे सोचने के तरीके से जुड़ा है। हम्म। आज की हमारी चर्चा पीटर बेवलिन की मशहूर किताब सीकिंग विजडम, उसके जो मूल विचार हैं और उससे जुड़ी कई दिलचस्प रिसर्च पर आधारित है। बिल्कुल। इस किताब में दुनिया के कुछ सबसे महान विचारकों जैसे चार्ल्स मंगर, वॉरेन बफेट, डार्विन और एल्बर्ट आइंस्टाइन के जिन्हें हम मेंटल मॉडल्स या मानसिक मॉडल कहते हैं, उनको बहुत बारीकी से समझाया गया है। हाँ, और यही इस स्रोत की सबसे बड़ी खूबी है। सही कहा। और हमारा आज का मिशन यही समझना है कि इंसान अपनी इतनी बुद्धिमानी और तरक्की के बावजूद बार बार एक ही तरह की गलतियां क्यों करता है हम्म। और अपनी सोचने की प्रक्रिया को कैसे बेहतर बना सकता है। हम्म। मतलब ये सच में हैरान करने वाली बात है कि इतिहास बदल गया, सभ्यताएं बदल गई, लेकिन इंसानी फितरत बिल्कुल नहीं बदली। एकदम सही। महान दार्शनिक कन्फ्यूशस ने बहुत गहरी बात कही थी कि जिसने कोई गलती की और उसे सुधारा नहीं, असल में वो एक और गलती कर रहा है। बहुत ही सटीक बात है। और लेखक मार्क ट्वेन ने भी यही माना था कि इंसानी प्रजाति का जो मूल चरित्र है वो कभी नहीं बदलता। तो चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। बिल्कुल। इस चर्चा की शुरुआत करने के लिए चार्ल्स मुंगर का एक बहुत ही शानदार विचार है जिसका जिक्र स्रोत सामग्री में किया गया है। मुंगर अक्सर एक मजाकिया लेकिन बहुत ही गहरी बात कहते हैं। वो कहते हैं, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि मेरी मौत कहाँ होगी ताकि मैं वहां कभी ना जाऊं। अरे वाह, सुनने में तो बड़ा आसान लगता है, पर इसका असली मतलब क्या है? इसका दर्शन ये है कि हमें हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए कि सफलता पाने के लिए क्या सही कदम उठाने हैं, बल्कि हमें ये पहचानना चाहिए कि हम किन रास्तों पर चलकर फेल हो सकते हैं। मतलब गलतियों से बचना है। जी, अगर हमें उन गड्ढों और जालों का पता चल जाए जहां लोग अक्सर गिरते हैं, तो हम उन रास्तों से बच सकते हैं। आज के समय में जब चारों तरफ सूचनाओं की बाढ़ आई हुई है, ये विश्लेषण सुनने वालों को उस भारी बोझ से निकालकर सीधे उन मेंटल मॉडल्स तक ले जाएगा जो रोजमर्रा की जिंदगी में बड़े फैसले लेने में एक मजबूत ढांचे की तरह काम करते हैं। और लोग अक्सर दूसरों की गलतियों से सीखने के बजाय खुद ठोकर खाकर सीखना चाहते हैं। जो बहुत महंगा साबित होता है। सच में, ये बात नजरिया बदल देती है। और ये गलती हम क्यों करते हैं, इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले अपने जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी की तरफ देखना होगा। बिल्कुल। ये विचार ही अपने आप में बहुत रोमांचित करता है कि हमारे फैसले कोई हवा में नहीं बनते, वे पूरी तरह से एक बायोलॉजिकल मशीनरी का हिस्सा हैं। मुझे कैलिफोर्निया न्यूरोसाइंस इंस्टीट्यूट के एक प्रयोग के बारे में पढ़ के बहुत हैरानी हुई थी, जहां बटेर, जिसे अंग्रेजी में क्वेल कहते हैं, और मुर्गी के भ्रूण का इस्तेमाल किया गया था। हाँ, वो न्यूरोसाइंस का एक बहुत ही मशहूर चौंकाने वाला प्रयोग है ना? एकदम। वैज्ञानिकों ने क्या किया कि बटेर के दिमाग का एक बहुत ही छोटा हिस्सा निकाला और उसे एक मुर्गी के भ्रूण यानी एम्ब्रियो में ट्रांसप्लांट कर दिया। तो जब वो चूजा अंडे से बाहर आया तो क्या हुआ? यही तो जादू था। जब वो चूजा पैदा हुआ तो वो एक सामान्य मुर्गी की तरह व्यवहार नहीं कर रहा था। अच्छा। हाँ, वो मुर्गी की तरह आवाज निकालने के बजाय बटेर की तरह आवाज निकाल रहा था और बिल्कुल बटेर की ही तरह अपना सिर हिला रहा था। बाप रे! इसका मतलब तो ये हुआ कि शरीर भले ही मुर्गी का था, लेकिन दिमाग का एक छोटा सा हिस्सा बदलते ही उसका पूरा व्यवहार बदल गया। जी हाँ, जैसे किसी कंप्यूटर का हार्डवेयर बदलते ही उसका सॉफ्टवेयर अपने आप बदल जाए। बिल्कुल सही कहा। हमारा व्यवहार हमारी शारीरिक बनावट का गुलाम है। यहाँ जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो ये है कि हम इंसानों का दिमाग भी बिल्कुल इसी तरह काम करता है। इसे इतिहास के एक बहुत ही दर्दनाक लेकिन अहम मेडिकल केस से समझा जा सकता है। 1848 में फिनिस गेज नाम का एक रेलवे फोरमैन था। हाँ, मैंने इसके बारे में सुना है। एक डायनामाइट विस्फोट के दौरान एक भारी लोहे की रॉड उसके सिर के आर पार घुस गई। और चमत्कारिक रूप से वो इस हादसे में बच गया था ना? हाँ, वो बच तो गया, लेकिन उसके दिमाग का अगला हिस्सा जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, वो पूरी तरह डैमेज हो गया। ये दिमाग का वो हिस्सा है जो हमारे सामाजिक व्यवहार, हमारे सही गलत की समझ और हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है। तो इसका असर क्या हुआ? हादसे से पहले फिनिस को एक बहुत ही जिम्मेदार, मेहनती और सभ्य इंसान माना जाता था, लेकिन उस चोट के बाद वो अचानक से बेहद घमंडी, लापरवाह और बदतमीज बन गया। ये तो बहुत डरावना है। यानी सिर्फ एक शारीरिक चोट से उसकी पूरी नैतिकता और उसकी शख्सियत ही बदल गई? जी हाँ, क्योंकि उसके दिमाग की वायरिंग बदल गई थी। और ऐसा ही एक और बहुत ही गंभीर मामला 1966 का है। चार्ल्स विटमन वाला? बिल्कुल, चार्ल्स विटमन नाम के एक व्यक्ति ने टेक्सास यूनिवर्सिटी के टावर से
अंधाधुंध गोलीबारी करके कई निर्दोष लोगों की जान ले ली। बाद में जब उसके दिमाग की जांच हुई तो पता चला कि उसके दिमाग में अमिगडाला के ठीक पास एक ट्यूमर था। एमिगडाला? हाँ, अमिगडाला हमारे दिमाग का वो अलार्म सिस्टम है जो डर, आक्रामकता और हमारी भावनाओं को कंट्रोल करता है। वो ट्यूमर उस हिस्से पर भारी दबाव डाल रहा था, जिसकी वजह से वो अचानक इतना हिंसक हो गया। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारी सारी भावनाएं सिर्फ केमिकल्स का खेल हैं? एक हद तक हाँ। इंसान और चिंपैंजी का 94% डीएनए बिल्कुल एक जैसा होता है, लेकिन हमारे बीच जो इतना बड़ा अंतर है वो सिर्फ न्यूरॉन्स की गिनती का नहीं है। तो फिर किस चीज का है? वो अंतर जीन एक्सप्रेशन और हमारे दिमाग में डोपामीन और सेरोटोनिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज होने के तरीके में है। डोपामीन हमें खुशी और इनाम का एहसास देता है और सेरोटोनिन हमारे मूड को संतुलित रखता है। हमारे विचार, हमारा प्यार, हमारा गुस्सा, ये सब जटिल केमिकल रिएक्शंस हैं। अगर हम पूरी तरह से इस बायोलॉजिकल मशीन वाले नजरिए से सोचें तो एक और बड़ा सवाल दिमाग में आता है। हम इंसान एवोल्यूशन के जरिए इतने विकसित हो गए हैं, हमने चांद पर कदम रख दिया है, लेकिन आज भी हम मीठा, फैट वाला या जंक फूड देखकर खुद को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते? इस सवाल का जवाब हमारे एवोल्यूशन के इतिहास में छिपा है। अगर हम इंसानी इतिहास के 40 लाख सालों को एक 24 घंटे की घड़ी मान लें, तो जानते हैं खेती बाड़ी का आविष्कार कब हुआ? कब? रात के 11:55 पर। मतलब हमारे इतिहास का 99% से भी ज्यादा समय जंगलों में शिकार करते हुए और कंदमूल इकट्ठा करते हुए बीता है। बिल्कुल। और हमारा ये जो दिमाग है वो आज के आधुनिक ऑफिस, इंटरनेट या हर कोने पर मौजूद सुपरमार्केट के लिए डिजाइन ही नहीं हुआ है। ये उस प्राचीन जंगल के लिए बना है जहाँ खाना बहुत कम था। हाँ, शरीर की ऊर्जा बचानी थी और हर कदम पर जंगली जानवरों का खतरा था। उस समय अगर किसी को मीठा या फैट वाला खाना मिल जाता तो वो सर्वाइवल के लिए किसी लॉटरी से कम नहीं था। इसीलिए हमारे दिमाग ने हमें प्रोग्राम कर दिया कि जब भी मीठा या फैट दिखे उसे तुरंत और ज्यादा से ज्यादा खा लो, क्योंकि शायद कल खाना ना मिले। एकदम सही। ये तो डार्विन के नेचुरल सिलेक्शन का सीधा सा उदाहरण लगता है। प्रकृति ने हमारे दिमाग को वैसे ही ढाला जिससे हम जिंदा रह सकें। डार्विन का सिद्धांत यही कहता है, इवोल्यूशन ये नहीं देखता कि क्या अच्छा है या क्या बुरा, वो बस ये देखता है कि कौन सी चीज सर्वाइवल में मदद कर रही है। जैसे कॉकरोच को ही देख लीजिए। हाँ, वे पिछले 32 करोड़ सालों से इस धरती पर है और उनका डिजाइन लगभग वैसा ही है। वे इसलिए नहीं बदले क्योंकि उनका डिजाइन परफेक्ट था। और दूसरी तरफ बैक्टीरिया लगातार म्यूटेट होते रहते हैं और खुद को बदलकर एंटीबायोटिक दवाओं के खिलाफ रेजिस्टेंस बना लेते हैं। बिल्कुल। सर्वाइवल की इस पूरी कहानी में हमारा दिमाग हमारे शरीर पर कितना हावी हो सकता है, इसके बारे में स्वीडन की एक स्टडी का जिक्र स्रोत में बहुत दिलचस्प है। वो प्लेसिबो इफेक्ट वाली। हाँ, ये स्टडी प्लेसिबो इफेक्ट को समझाने के लिए की गई थी। कुछ छात्रों के हाथ पर 48 डिग्री सेल्सियस का गर्म मेटल लगाया गया, जिससे उन्हें बहुत तेज दर्द महसूस हुआ। और उसके बाद जो हुआ वो हमारे दिमाग की असली ताकत दिखाता है। बिल्कुल। दर्द से तड़पते उन छात्रों के पास एक आदमी सफेद कोट पहन कर आया, जो बिल्कुल किसी सीनियर डॉक्टर या प्रोफेसर की तरह लग रहा था। उसने छात्रों को खारे पानी का एक साधारण सा इंजेक्शन दिया, लेकिन उनसे कहा कि ये एक बहुत ही पावरफुल पेन किलर है। और नतीजा ये हुआ कि छात्रों का दर्द सच में कम हो गया। जी, क्योंकि उनके दिमाग ने उस डॉक्टर के सफेद कोट और उसकी बात पर पूरा भरोसा कर लिया। उस विश्वास के कारण दिमाग ने खुद ही शरीर के अंदर असली पेन किलर केमिकल रिलीज कर दिए। कमाल है। इसे ही प्लेसेबो इफेक्ट कहते हैं। इसका उल्टा भी होता है, जिसे नोसेबो इफेक्ट कहते हैं। अगर किसी को पूरी तरह विश्वास हो जाए कि कोई दवा उसे भारी नुकसान करेगी, तो बिना किसी असल कारण के भी उसे साइड इफेक्ट्स महसूस होने लगते हैं। ये सच में दिमाग चकरा देने वाला है। और अगर हम उसी प्राचीन जंगल वाले दिमाग की बात करें तो वहां से एक और बहुत मजबूत भावना हमारे अंदर आई है, लॉस एवर्जन, यानी किसी चीज को खोने का डर। जंगल के उस दौर में कुछ खोने का असल मतलब क्या होता था? जंगल के दौर में अगर किसी को अतिरिक्त खाना मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, वो खुश होगा। लेकिन अगर उसके पास मौजूद खाना किसी ने छीन लिया या खो गया तो उसका सीधा मतलब था मौत। तो जान पर बनाती थी। हाँ, इसीलिए आज भी हमारा मनोविज्ञान ऐसा है कि हमें कुछ नया पाने की खुशी से कहीं ज्यादा जो हमारे पास है उसे खोने का डर सताता है। हमारा दिमाग किसी मॉडर्न कंप्यूटर की तरह काम नहीं करता, जो हर एक चाल को आराम से गणित की तरह कैलकुलेट करे। तो फिर वो कैसे काम करता है? वो चेस चैंपियन गैरी कैस्परोव की तरह काम करता है।
कैस्परोव हर संभव चाल को कैलकुलेट नहीं करते थे, बल्कि वो पैटर्न्स को पहचानते थे। हमारा दिमाग भी इसी तरह पैटर्न देखता है कि अतीत में क्या काम आया था और तुरंत फैसला लेता है। क्योंकि जंगल में सोचने का ज्यादा समय नहीं होता था। बिल्कुल, सोचने में समय बर्बाद करने का मतलब था किसी शेर का शिकार बन जाना। अब अगर हम पूरी तरह से अपने सर्वाइवल और अपने ही फायदे के लिए प्रोग्राम हुए हैं तो एक बहुत ही दिलचस्प कहानी फेडरल एक्सप्रेस यानी फेडेक्स कंपनी के सामने आती है। हाँ, वो इंसेंटिव वाली। कंपनी के पास एक बड़ी समस्या आ गई थी। रात की शिफ्ट में काम करने वाले मजदूर प्लेन से पैकेजेस को समय पर शिफ्ट नहीं कर पा रहे थे। और मजेदार बात यह है कि मैनेजमेंट ने उन्हें बहुत डांटा, मीटिंग्स की, काम करने के तरीके समझाए, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। फिर उन्होंने जो बदलाव किया वो बहुत ही ब्रिलियंट था। उन्होंने इंसेंटिव का पूरा ढांचा ही बदल दिया। पहले मजदूरों को घंटे के हिसाब से पैसे मिलते थे। इसका मतलब था कि जितना धीरे काम करेंगे उतने ज्यादा घंटे लगेंगे और उन्हें उतने ज्यादा पैसे मिलेंगे। उनका फायदा काम को खींचने में था। बिल्कुल। फिर कंपनी ने नया नियम निकाला। उन्होंने कहा कि अब हम तुम्हें शिफ्ट के हिसाब से पैसे देंगे, तुम बस सारा काम खत्म करो, अपने पूरे पैसे लो और घर जाओ। और ये नया नियम लागू होते ही समस्या रातों रात सुलझ गई। मजदूरों को जल्दी घर जाने की आजादी भी मिल गई और पैसे भी। ये इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि लोग अंततः वही करते हैं जिसमें उनका सीधा फायदा होता है, यानी जहां उनके इंसेंटिव जुड़े होते हैं। एकदम सही। वॉरेन बफे की एक बहुत ही मशहूर चेतावनी है, किसी नाई से कभी मत पूछिए कि क्या तुम्हें बाल कटवाने की जरूरत है। ये तो बहुत ही तार्किक बात है। नाई का तो फायदा ही बाल काटने में है, तो वो हमेशा हाँ ही कहेगा। बिल्कुल। यही वजह है कि कई बार बैंकर्स खराब और रिस्की लोन भी पास कर देते हैं, क्योंकि उनका इंसेंटिव, उनका सालाना बोनस लोन पास करने के टारगेट पर टिका होता है, न कि इस बात पर कि वो लोन 10 साल बाद सुरक्षित वापस आएगा या नहीं। जब तक वो लोन डूबने की कगार पर आता है, तब तक बैंकर अपना भारी कमीशन लेकर किसी दूसरी कंपनी में जा चुके होते हैं। हाँ, लेकिन अगर हर इंसान अंदर से इतना ही स्वार्थी है और सिर्फ अपना फायदा देखता है, तो फिर हम समाज में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम कैसे कर लेते हैं? हम अनजान लोगों की मदद क्यों करते हैं? क्या ये हमारे स्वार्थी डिजाइन के खिलाफ नहीं है? ये एक बहुत ही लाजवाब सवाल है और इसका जवाब गेम थ्योरी के प्रिजनर्स डिलेमा या कैदी की दुविधा वाले प्रयोग में छिपा है। इसे बहुत ध्यान से समझना होगा। बताइए। मान लीजिए 2 लोग जुर्म में पकड़े गए हैं और पुलिस ने उन्हें अलग अलग कमरों में रखा है। वे एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। ठीक है, पुलिस दोनों को एक ही ऑफर देती है। अगर तुम दोनों चुप रहे तो दोनों को सिर्फ 1-1 साल की सजा होगी। अगर दोनों ने एक दूसरे को धोखा दिया और जुर्म कबूल कर लिया तो दोनों को 3-3 साल की सजा होगी। लेकिन अगर एक चुप रहा और दूसरे ने उसे धोखा दे दिया तो धोखा देने वाला तुरंत आजाद हो जाएगा और चुप रहने वाले को सीधे 10 साल की सजा मिलेगी। तो ऐसे में कोई क्या करेगा? आजाद होने के लालच में और 10 साल की सजा के डर से तो हर कोई दूसरे को धोखा ही देगा। बिल्कुल सही। अगर ये गेम सिर्फ एक बार खेला जाए तो स्वार्थ और डर की वजह से दोनों एक दूसरे को धोखा देना ही सुरक्षित मानते हैं, जिससे दोनों को 3-3 साल की सजा मिल जाती है। हाँ, बात तो सही है। लेकिन असली जीवन में ऐसा नहीं होता। असली जीवन में हम एक ही इंसान के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, अपने सहकर्मियों के साथ ये सहयोग और धोखे का गेम बार बार खेलते हैं। यानी जब ये गेम बार बार खेला जाता है तो नियम बदल जाते हैं। एक इंसान एक ही व्यक्ति के साथ बार बार डील करता है तो वो सीख जाता है कि अगर मैं आज धोखा दूंगा तो कल वो भी मुझे धोखा देगा। तो बदला लेने का डर रहता है। बिल्कुल। लंबी अवधि में सर्वाइवल के लिए एक दूसरे के साथ सहयोग करना ही सबसे फायदेमंद और स्वार्थी रणनीति है। इसलिए पूरी तरह से स्वार्थी इंसान भी समाज में मिलजुल कर काम करना सीख जाता है। ये इवोल्यूशन का सच में एक मास्टर स्ट्रोक है। अब हम सोचने की गलतियों और मेंटल मॉडल्स की ओर बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही अहम हिस्सा है। हमारी सोच में एक बहुत बड़ी गड़बड़ी होती है जिसे बेस रेट को नजरअंदाज करना कहते हैं। इसके लिए एक गणितीय पहेली है जिसे समझना बहुत ही मजेदार है। मान लीजिए जॉन नाम के एक व्यक्ति ने कोर्ट में गवाही दी कि उसने रात के समय एक एक्सीडेंट में एक हरी टैक्सी देखी है। जॉन की नजर चेक की गई और वो 80% मामलों में रंग बिल्कुल सही पहचानता है। ठीक है। लेकिन उस शहर का एक बुनियादी आंकड़ा यानी बेस रेट ये है कि वहां कुल टैक्सियों में से 85% टैक्सियां नीली हैं और सिर्फ 15% टैक्सियां ही हरी हैं। तो सवाल ये है कि इस बात के कितने चांस हैं कि जॉन ने सच में एक हरी टैक्सी ही देखी थी। पहली बार सुनने में किसी को भी यही लगेगा
कि जॉन 80% मामलों में सही है, तो टैक्सी के हरीब होने के चांस भी 80% ही होंगे। बिल्कुल, कोई भी यही सोचेगा। लेकिन गणित कुछ और ही कहानी बताता है। क्या हम इसे आसान शब्दों में डिकोड कर सकते हैं? चलिए इसे बहुत ही आसान नंबरों से समझते हैं। मान लीजिए उस शहर में कुल 100 टैक्सियां हैं। नियम के हिसाब से 85 टैक्सियां नीली हैं और 15 टैक्सियां हरी हैं। ठीक है, 85 नीली और 15 हरी। अब जॉन की एक्यूरेसी 80% है। जब वो शहर की 15 असली हरी टैक्सियों को देखेगा तो वो उनमें से 80% को सही पहचानेगा। 15 का 80% होता है 12, यानी वो 12 हरी टैक्सियों को देखकर एकदम सही हरा बताएगा। यहां तक तो सब ठीक लग रहा है। लेकिन असली खेल अब शुरू होता है। जब शहर की 85 नीली टैक्सियां जॉन के सामने से गुजरेंगी तो वो हर बार सही नहीं होगा। हाँ, क्योंकि 20% मामलों में वो गलती करता है। बिल्कुल, वो 20% मामलों में गलती करेगा और उन नीली टैक्सियों को हरा बता देगा। अब 85 नीली टैक्सियों का 20% होता है 17। ओह, इसका मतलब उसने 17 नीली टैक्सियों को भी गलती से हरा बता दिया। जी हाँ, तो अब जोड़कर देखते हैं। जॉन ने 12 असली हरी टैक्सियों को हरा बताया और 17 नीली टैक्सियों को भी गलती से हरा बता दिया। तो कुल मिलाकर उसने कितनी बार हरा बोला? 12 और 17, यानी कुल 29 बार। और उन 29 में से असली हरी टैक्सियां तो सिर्फ 12 ही थीं। यही सबसे बड़ी कैच है। 29 में से सिर्फ 12 असली हरी थीं। हाँ, अगर हम 12 को 29 से भाग दें तो जवाब आता है करीब 41%। ये तो सच में दिमाग खोल देने वाला है। यानी जॉन के 80% सही होने के बावजूद गणित के हिसाब से सिर्फ 41% चांस है कि टैक्सी सच में हरी थी। बिल्कुल। 59% चांस अभी भी यही है कि वो टैक्सी नीली थी, क्योंकि शहर में नीली टैक्सियों की संख्या इतनी ज्यादा है कि जॉन की गलती करने की गुंजाइश बहुत भारी पड़ जाती है। अगर हम इसे बड़े नजरिए से देखें तो ये स्पष्ट होता है कि हम इंसान अक्सर सामने दिख रही घटना, जैसे जॉन की गवाही, उस पर इतना भरोसा कर लेते हैं कि हम पीछे के बुनियादी आंकड़ों को पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं। हम अक्सर आंकड़ों और औसतों से भी इसी तरह धोखा खा जाते हैं। जैसे वो बस और बिल गेट्स वाला उदाहरण। हाँ, कल्पना कीजिए कि एक बस में 10 मध्यम वर्गीय लोग सफर कर रहे हैं जिनकी संपत्ति बिल्कुल सामान्य है। अब अचानक उस बस में बिल गेट चढ़ जाते हैं। अगर अब कोई उस बस में बैठे लोगों की कुल संपत्ति का औसत निकाले तो गणित के हिसाब से उस बस में बैठा हर एक व्यक्ति करोड़पति बन चुका है। लेकिन असलियत में उन 10 लोगों की जेब में एक भी नया पैसा नहीं आया। बिल्कुल। इसीलिए जब हम किसी नतीजे पर पहुंचते हैं तो सिर्फ औसत देखना काफी नहीं होता। हमें ये देखना चाहिए कि असल में वो डेटा बटा कैसे हुआ है। इसी डेटा से जुड़ा एक और बहुत बड़ा भ्रम है जिसे सर्वाइवरशिप बायस कहते हैं। अक्सर लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि देखिए, मार्क जुकरबर्ग ने कॉलेज बीच में ही छोड़ दिया और आज भी दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं, इसलिए कॉलेज छोड़कर रिस्क लेना चाहिए। और यहीं पर हम सर्वाइवरशिप बायस का शिकार हो जाते हैं। कैसे? हम उन हजारों लाखों युवाओं को पूरी तरह से भूल जाते हैं जिन्होंने मार्क जुकरबर्ग की तरह कॉलेज छोड़ा और पूरी तरह बर्बाद हो गए, क्योंकि उनके ऊपर कोई अखबार आर्टिकल नहीं लिखता। हम सिर्फ उन गिने चुने लोगों को देखते हैं जो सर्वाइव कर गए या सफल हो गए। इसे शेयर बाजार के उदाहरण से भी बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। स्रोत में जो उदाहरण है, अगर हम 1000 बंदरों को शेयर बाजार का अनुमान लगाने के लिए बैठा दें तो महज किस्मत के बल पर कोई एक बंदर लगातार 10 बार सही अनुमान लगा लेगा। और फिर दुनिया क्या करेगी? दुनिया उस बंदर को जीनियस मान लेगी। टीवी पर उसका इंटरव्यू होगा, उस पर किताबें लिखी जाएंगी कि बंदर की तरह निवेश कैसे करें। बिल्कुल। लेकिन असल में ये सिर्फ और सिर्फ संयोग था। हमने बाकी के 999 बंदरों को नजरअंदाज कर दिया जो गलत साबित हुए थे। सफलता को समझने के लिए हमें विजेताओं के साथ साथ हारने वालों के आंकड़े भी देखने चाहिए। और इन्हीं गलतियों से बचने के लिए उल्टा सोचना, या जिसे इन्वर्जन कहते हैं, एक बहुत ही ताकतवर तरीका है। चार्ल्स मुंगेर इसके बहुत बड़े समर्थक रहे हैं। हाँ, इन्वर्जन का मतलब है फर्स्ट, सेकेंड और कलर्ड ऑर्डर के नतीजे सोचना। आमतौर पर हम सिर्फ किसी काम के तुरंत मिलने वाले नतीजे के बारे में सोचते हैं। जैसे सिगरेट पीने का फर्स्ट ऑर्डर नतीजा क्या है? तुरंत मिलने वाला मजा और स्ट्रेस से राहत। लेकिन अगर हम इसके आगे सोचें तो सेकंड ऑर्डर नतीजा है फेफड़ों का डैमेज होना और कैंसर का खतरा। बिल्कुल। और थर्ड ऑर्डर नतीजा है परिवार का भारी दुख और अस्पताल के लाखों रुपए के खर्चे। एकदम सही।
और मुंगेर का इन्वर्जन का सिद्धांत यही कहता है कि किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए उसे उल्टा करके देखिए। ये सोचने के बजाय कि मुझे सफल कैसे होना है, ये सोचिए कि मैं किन किन कारणों से फेल हो सकता हूँ। क्या मैं आलस से फेल होऊंगा? क्या गलत संगति से? जब आप उन कारणों की सूची बना लेते हैं जो आपको डुबा सकते हैं, तो बस आपको उन चीजों से पूरी तरह बचना है। आप अपने आप सफल हो जाएंगे। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि हम इंसान अपने बायोलॉजिकल डिजाइन और प्राचीन काल के लिए बने दिमाग की इस पुरानी वायरिंग को रातों रात बदल नहीं सकते। हाँ, वो तो संभव नहीं है। लेकिन हम अपनी सोच के इन बग्स या कमजोरियों को पहचान जरूर सकते हैं। सैमुअल जॉनसन ने बहुत सही कहा था कि एक दमदार दिमाग की सबसे बड़ी पहचान क्यूरियोसिटी या जिज्ञासा होती है। बिल्कुल। हमें फिर से छोटे बच्चों की तरह हर बात पर क्यों पूछने की आदत डालनी चाहिए और खुद को हर स्थिति का बेचारा मानना छोड़ना होगा। ये एक बहुत ही मजबूत विचार है और इस पूरी चर्चा से जो सबसे गहरी बात निकल कर आती है वो एक ऐसा सवाल है जिस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। वो क्या है? हमने बात की कि हमारे पूर्वजों का दिमाग जंगल में झाड़ियों की हल्की सी आवाज सुनकर भी शेर के डर से भाग खड़ा होता था, क्योंकि वहां 1 सेकंड की देरी का मतलब मौत था। आज के इस आधुनिक जीवन में हमारे आसपास जंगल नहीं है, शेर नहीं है, लेकिन जरा सोचने वाली बात है, जब हमारा फोन अचानक तेज आवाज में बजता है या स्क्रीन पर बॉस के किसी ईमेल का नोटिफिकेशन चमकता है, तो हमारे शरीर के अंदर जो पसीना आता है, जो धड़कन तेज होती है, क्या वो उसी प्राचीन शिकारी वाले डर का ही आधुनिक रूप नहीं है? बाप रे, तो कभी सोचा ही नहीं। आज के सुरक्षित जीवन में भी क्या हमारे फैसले लॉजिक से कम और उस छिपे हुए शेर के डर से ज्यादा नियंत्रित हो रहे हैं? ये सच में सोचने वाली बात है कि आज हमारे फैसलों को असल में कौन सी छिपी हुई शेर की धाड़ कंट्रोल कर रही है। बहुत ही शानदार और सोचने पर मजबूर कर देने वाला विचार। ये मानसिक मॉडलों को समझने का सफर जीवन भर चलने वाली एक प्रक्रिया है। जितना हम अपनी सोच की इन कमियों को जानेंगे, उतने ही बेहतर और आजाद फैसले ले पाएंगे। आज के इस गहन विश्लेषण में बस इतना ही।